नमस्कार दोस्तों। चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य जगत में उभरती हुई कथाकार एवं कवित्री डॉक्टर शालिनी सिंह जी की कहानी बाबुल काहे हमको दियो परदेस। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। जब आसमान में एक ओर सूरज अपनी पूरी धज के साथ निकल रहा होता है तो दूसरी ओर चंद्रमा अपने शीतल ताप को समेटते हुए विदाई की तैयारी कर रहा होता है और हम एक ही समय में दोनों को आसमान में एक साथ निहार सकते हैं। कितना अद्भुत दृश्य होता है ना। एक ऐसी ही सुंदर सी सुबह में मैं और भैया निकल पड़े थे अपनी गाड़ी से गांव की ओर, ताकि जब तक सूरज अपनी झुलसाने वाली तेज धूप के साथ आग उगले हम गांव पहुंच चुके हों। कहते हैं ना कि जब कोई भीतर से खुश होता है तो उस खुशी की चमक उसके चेहरे पर उतर आती है। तो आज ऐसी ही खुशी से हमारा चेहरा भी चमक रहा था। आज के समय में कितने लोग होते होंगे जिनके पास अपने माँ बाप के अलावा भी कुछ ऐसे रिश्ते होते होंगे जो उन पर जान छिड़कते हों। इस तरह से अगर सोचा जाए तो हम सौभाग्यशाली ही थे कि जिन पर अपने ताऊ ताई के प्रेम और दुलार की छत्र छाया थी। पापा नौकरी की वजह से शहर जरूर आ गए थे, लेकिन गांव से उनका मोह जस का तस बना हुआ था। आज कितने लोग बचे हैं जिनका अपने गांव अपनी जड़ों से अब भी प्रेम का नाता बचा हो। पहले तो लोगों ने पढ़ाई और रोजगार की तलाश में गांव से पलायन किया, फिर वे समय के साथ भूलते गए कि गांव की स्मृति धुंधली न पड़े, इसके लिए उसकी धूल झाड़ने पोंछने आते रहना पड़ेगा। पर पहले समय ने उनका हाथ पकड़ा, फिर शहर ने अपने मोह में जकड़ा और इस उधेड़ बुन में गांव बहुत पीछे रह गया। शुरू शुरू में तो गांव ने हर 30 त्योहारों पर उन्हें आवाज दी, पर जब उनके कदम पलटकर लौटने में आनाकानी करने लगे तो फिर गांव भी धीमे धीमे उनके पलायन का दंश अपने भीतर पीते हुए सूखने लगे। और फिर एक समय ऐसा आया कि गांवों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। यादों की भी तो एक मियाद होती है जो बड़े से बड़ा घाव भुला देती है। वैसे तो मैं और भैया गांव आते जाते रहते हैं, लेकिन इस बार का जाना कुछ विशेष है। अगले हफ्ते ताऊ जी और ताई जी की शादी की 50वीं सालगिरह जो है, मम्मी पापा 2 दिन पहले पहुंचने वाले थे, पर ताऊ जी ने मुझे और भैया को पहले से बुलवा लिया था। हमने एक भरपूर बचपन ताऊ जी और ताई जी के साथ जिया है। जब भी छुट्टियां होती हम लोग पापा के पीछे पड़ जाते कि हमें कहीं नहीं जाना, बस हमें ताऊ जी के पास गांव जाना है, जहां हम जी भरकर मनमर्जियां करते रह सकते थे। ताई जी और ताऊ जी के प्रति हम लोगों का स्नेह बहुत अधिक था। इतनी सुंदर स्मृतियां जमा हैं हमारे मन के किसी कोने में कि जब भी जी चाहता है उसके पन्ने पलट लेते हैं और चले जाते हैं सुनहरी यादों के गलियारों में फिरने। ताऊ जी के कोई संतान नहीं थी, ऐसा नहीं था। एक बेटी थी, पर उन्होंने ताऊ जी की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी कर ली थी। ताऊ जी ने जब संगीता दीदी का ये फैसला सुना तो बहुत हंगामा किया और उन्हें लगा कि अब दीदी उनके आगे झुक जाएंगी, पर दीदी भी जिद की पक्की ठहरी। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, अगर आप मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी कर लूंगी। ताऊ जी को जब लगा कि अब पानी नाक के ऊपर चढ़ चुका है तो उन्होंने शादी के लिए स्वीकृति देते हुए उन्हें कसम भी दे दी थी कि शादी तो मैं करे दे रहा हूं, पर उसके बाद तुम यहां से दूर चली जाना और दोबारा कभी इस घर में पांव मत रखना। हालांकि माँ बताती हैं कि जीजा जी किसी अच्छी सर्विस में थे, पर ताऊ जी ने जो कह दिया फिर उससे फिरते नहीं थे। और दीदी भी उन्हीं की बेटी ठहरी, तो उन्होंने भी दोबारा इस घर की तरफ मुंह नहीं किया। पापा और माँ ताऊ जी के डर की वजह से दीदी से कोई राब्ता नहीं रख पाए कि ताऊ जी को कोई ठेस न पहुंचे। और फिर जब उनके बारे में जानने का प्रयास किया भी तो कोई ठोस जानकारी न होने की वजह से पता भी नहीं चला कि कहाँ हैं वो।
दीदी तो चली गई, पर ताऊ जी के मन से नहीं निकल पाई। दीदी से वो बहुत लाड करते थे और प्यार से उन्हें लाडो पुकारते थे। अब वो भीतर ही भीतर घुलते रहते, पर किसी से कहते नहीं कि वो दीदी को कितना याद करते हैं। हम लोग कितनी बार उनसे कह चुके थे कि हमारे साथ चलिए। कई बार पापा गुस्सा हो जाते तो ताऊ जी कुछ दिनों के लिए उनके साथ चले आते, पर 15 दिन बीतते बीतते उन्हें गांव की याद सताने लगती और वो वापस लौट जाते, इस वादे के साथ कि जल्दी ही फिर आएंगे। हमारी गाड़ी जब खेतों से होकर गुजर रही थी तो गांव के बच्चों का हुजूम हमारी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था। घर के सामने जब गाड़ी रुकी तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो जितने बच्चे थे सब में मानो होड़ मच गई पैर छूने की। मैं ये प्रेम देखकर खुशी से भर गई। ताऊ जी और ताई जी बाहर ही दालान में बैठे बड़ी बेसब्री से हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। भैया ने उनके पांव छुए तो उन्होंने गले से लगा लिया। आ गए तुम दोनों, कब से राह देख रहा था तुम दोनों की। लाली तू भी मेरे पास आ जा। मैं भी झट से उनके गले लग गई। अरे सुनो, कुछ चाय नाश्ता बनाओ हमारे बच्चों के लिए। चाय नहीं, तुम औटाया हुआ गरम दूध और गुड़ ले आओ, या मट्ठा पिए तो मट्ठा ले आओ, और जल्दी से अच्छा सा खाना बनाओ। हमारे बच्चे आए हैं, आज हम सब एक साथ बच्चों के संग खाना खाएंगे। ताऊ जी की खुशी उनकी आवाज से छलक रही थी। ताई जी मुझे इशारा करते हुए बोली, लाली देख रही हो इनकी खुशी। भैया और मैंने नहाकर ताई जी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और एकदम चटपटा सन्नाटा। अरे लो, आपको सन्नाटा किसे कहते हैं ये तो बता दूं। खट्टे दही का खूब पतला लाल मिर्च से भरा रायता। बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया। पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। खाना खाने के बाद जैसे ही बिस्तर पर लेटे तो थकान की वजह से कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। शाम को ताऊ जी की आवाज से हम दोनों उठे। ताऊ जी बोले, जल्दी से चाय पी लो, फिर तुम दोनों को खेत घुमा कर लाता हूँ। हाँ हाँ चलते हैं ताऊ जी, हमने कहा। हम लोग करीब 2-2.5 घंटे खेतों पर रहे। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थे, पर कोई दर्द था जो वो अकेले ही पी रहे थे। रात में ताई जी जब हमारे पास सोने आई और हमने और भैया ने उन्हें कुरेदा तो वे रोते हुए बोली कि लाली, उन्हें संगीता की बहुत याद आती है, पर अकड़ इतनी है कि ये बात कह नहीं सकते। बस वो चाहते हैं कि जाने से पहले एक बार संगीता को देख लें। अगर मैं यही बात कह दूं तो आंख बबूला हो जाते हैं। मैं कहाँ से खोजूं लाली को, न कोई नंबर है न कोई पता। मेरी भी आंखें तरसती रहती हैं। छुप छुप कर आंसू बहाती रहती हूँ और संतोष कर लेती हूँ कि जहाँ भी हो हंसी खुशी से हो। जिस तरह हम लोगों से नजरें चुराते हुए वे बार बार सफाई दे रही थी कि उनकी दीदी से बात नहीं होती है, मुझे ये बात कहते हुए उनके चेहरे के भाव कुछ और ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। ताई जी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उनके सोने के बाद चुपचाप उनका फोन देखने का विचार मन में आया। एक बार तो लगा कि ये नहीं करना चाहिए, पर फिर मन नहीं माना कि हो सकता है कुछ ऐसा सूत्र मिल जाए कि टूटे हुए बंधन प्रेम के धागे से फिर जुड़ जाएं। कोई पासवर्ड तो था नहीं। फोन देखते हुए मैंने गौर किया कि एक नंबर ऐसा है जिस पर अधिकतर बातें हुई हैं, और ये नंबर कम से कम हमारे किसी करीबी रिश्तेदार का तो नहीं ही है, लेकिन कोई नाम सेव नहीं था। मैंने झट से वो नंबर कॉपी कर लिया और जब अपने फ़ोन से वो नंबर ट्रू कॉलर पर डालकर चेक किया तो वो संगीता अरोरा के नाम से शो होने लगा। मैं खुश ज़्यादा थी या आश्चर्यचकित अधिक, मेरे मन के भाव मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहे थे। खैर, रात तो बेचैनी में काट दी मैंने और सुबह उठते ही भैया के पास भागी। ताऊ जी खेत की तरफ गए थे तो मैं निश्चिंत थी। जल्दी से उन्हें सारी बात बताई। भैया तो सुनकर एकदम चुप हो गए, पर हम दोनों ही समझ चुके थे
कि ताई जी की दीदी से बातचीत होती है और वो ताऊ जी के गुस्से की वजह से उनसे ये बात छिपा रही हैं। फिर हिम्मत करके हम ताई जी के पास गए। ताई जी के हाथों में पूजा की थाली थी। जैसे ही उनसे पूछा, ये किसका नंबर है ताई जी सकपका गईं। इससे पहले कि वो अपनी बात से फिरती, हम दोनों एक साथ बोल पड़े कि ताई जी, हमें सब पता चल चुका है। बस आप ये बताइए कि आपने ताऊ जी से ये सब क्यों छिपाया। लाली, तुम तो जानती हो उन्हें। कई बार घुमा फिराकर मैंने संगीता की बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आपे से बाहर हो गए और मेरी एक न सुनी। संगीता के 2 बच्चे हैं और अब वो यहाँ आने से डरती है कि उसके बच्चों के सामने तमाशा न बने। ताई जी, अब आप देखिए हम कैसे इन अकड़ू बाप बेटी को मिलाते हैं, लेकिन आपको इस काम में हमारा साथ देना होगा। ताई जी ने हमारी बलाएं लेनी शुरू कर दी और कहा, जैसा हम कहेंगे वो वही करेंगी। लेकिन इस बात की भनक कि उनकी बात होती है संगीता से, ताऊ जी को न पता चले, वरना उनका भरोसा मुझ पर से टूट जाएगा। ताऊ ताई जी की 50वीं सालगिरह पर उनकी पसंद का तोहफा हमें मिल चुका था। अब हम भी अपना प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करने में लग गए। अभी कार्यक्रम में पूरे 7 दिन शेष थे। हमने ताई जी से दीदी को कॉल करवाया और कितने मान मनोबल के साथ वे हमारी बात से सहमत हुई ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन अंततः दीदी मान गई। शायद उन्हें इतने लाड़ और अधिकार से किसी ने अब तक बुलाया भी नहीं था। 2 दिनों बाद रात की फ्लाइट से दीदी आ गई। भैया शहर से जाकर उन्हें अपनी गाड़ी से लिवा लाए। इधर मन ही मन हम सबकी डर के मारे हालत खराब हो रही थी कि ताऊ जी इतने सालों बाद अचानक दीदी को देखकर जाने कैसा व्यवहार करेंगे, जाने कौन सी बिजली टूटेगी हम सबके ऊपर। पर अब जो सोच लिया था उसे साकार करने का समय था। संगीता दीदी जब आई तो ताऊ जी बाहर बैठक वाले कमरे में ही लेटे हुए प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ रहे थे, जो हम और भैया उनके लिए लाए थे। हमने दीदी की बेटियों चिंकी और पिंकी का हाथ पकड़ा और ताऊ जी के पास पहुंच गए। ताऊ जी ने सिर ऊपर उठाया और सवालिया नजरों से बोले, अरे वाह, ये इतने प्यारे बच्चे किसके हैं। दीदी से रहा नहीं गया और वो भीतर चली आईं। बाबूजी, ये आपकी नालायक बेटी की बेटियां और आपकी नवासियां हैं। ताऊ जी का चेहरा झक सफेद पड़ गया। दीदी बोली, बच्चों, अपने नाना जी को प्रणाम करो और दूसरे कमरे में जाकर थोड़ा आराम करो। मैं आकर तुम लोगों के कपड़े निकालती हूँ। शायद दीदी बच्चों को इस बहस से दूर रखना चाहती थी। बच्चे चले गए और दीदी ताऊ जी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर रोती रही। ताऊ जी एकदम बुत बने बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। इधर हम लोगों की हालत खराब हो रही थी। कुछ देर बाद दीदी बोली, बाबूजी, क्या आप अब तक नाराज हैं? और कब तक नाराज रहेंगे अपनी लाड़ों से? इतने सालों में आपने एक बार भी आवाज नहीं दी मुझे। क्या आपको एक बार भी पल भर के लिए मेरी याद नहीं आई? क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि घर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता था? मैंने जो रास्ता चुना वो आपने ही दिखाया मुझे, ये कहकर कि कभी दोबारा लौट कर ना आना। मैं चली तो गई, पर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी याद ना आई हो। लगता कि आप 2-4 महीने में सब भूल जाएंगे और अपनी लाड़ों को अपने पास बुला लेंगे। मेरे बगैर आपसे रहा ही नहीं जाएगा। मैं अपने फोन में आपकी तस्वीरें देखती रहती, आपकी और अम्मा की फोटो फ्रेम करवाकर अपने ऑफिस और अपने रूम में ऐसी जगह रखी थी कि आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहें। ये कहते हुए दीदी बिलख बिलख कर रोने लगी और ताऊ जी उठकर चल दिए। ताऊ जी को जाता हुआ देखकर दीदी टूट गई और रोते हुए भैया से बोली, विनय, कल मुझे छोड़ आओ एयरपोर्ट तक। बाबूजी का दिल मेरे लिए अब नहीं पिघलेगा। ताई जी ये सुनकर रोने लगी। हम और भैया को तो लगा कि ये क्या हुआ। सोचा था ताऊ जी की 50वीं सालगिरह खूब धूमधाम से उत्सव की तरह मनाएंगे,
पर यहाँ तो सब सोचा हुआ उलट ही गया। ऊपर से माहौल भी खराब हो गया। पापा मम्मी सुनेंगे तो उनसे अलग डांट पड़ेगी। ताऊ जी को गए लगभग 2 घंटे हो गए थे। अब हम लोग सब कुछ भूलकर इस चिंता में पड़ गए कि ताऊ जी कहाँ चले गए बिना बताए। उन्हें ढूंढने जाने की तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि तभी ताऊ जी की आहट सुनाई पड़ी, यानी वो आ गए थे। पर हम सब में किसी में हौसला नहीं था कि उनका सामना करें। ताई जी ने खाने की थाली दी तो मैं डरते डरते उनके कमरे में रखने गई। वहां जाकर खाना रख दिया तो महसूस किया कि ताऊ जी की नाक सुड़कने की आवाज आ रही है। अब मैंने जितनी जल्दी हो सके कमरे से निकल जाने में ही भलाई समझी। वो रात बहुत भारी थी हम सब पर। किसी को ढंग से नींद नहीं आई। हम और भैया कभी दीदी तो कभी ताई जी को समझाते रहे। सुबह हुई और दीदी अपनी पैकिंग करने लगी। हम लोग चुपचाप सब देख ही सकते थे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं था। ताऊ जी फिर सुबह सुबह कहीं चले गए थे, तो हम लोग समझ गए थे कि जब तक दीदी वापस चली नहीं जाएंगी तब तक ताऊ जी शायद घर नहीं आएंगे। कि तभी बाहर से ताऊ जी की तेज आवाज आई, सुन रही हो? कहाँ है सब लोग? दीदी और बेटियों को कमरे में छोड़कर हम लोग तेज गति से बाहर आ गए। हाँ कहिए, सुन ही तो रही हूं इतने बरसों से, ताई जी ने दबी आवाज में कहा। लेकिन ताऊ जी ने सुन लिया और बोले, सुन रही हो तो कुछ फिक्र विकर है कि नहीं तुम्हें? इतने सालों बाद बिटिया और बच्चे आए हुए हैं, क्या रोना धोना मचा रखा है घर में? ऐसे शुभ समय में क्या ये रोना धोना शोभा देता है तुम्हें? चाय नाश्ते का कुछ इंतजाम किया है या नहीं, या बस हाथ पर हाथ धरे बैठी हो? हम सब चकित होकर उनकी तरफ देखे ही जा रहे थे कि ये क्या चल रहा है ताऊ जी के दिमाग में। मुझे तो लगा कि शायद ताऊ जी को लग रहा है कि दीदी चली गई वापस, तभी इतने खुश नजर आ रहे हैं। इस एक पल मुझे ताऊ जी पर बहुत गुस्सा आने लगा कि तभी ताऊ जी आगे फिर बोले, ये लो, बाबूलाल की रबड़ी और जलेबी लाया हूं, मेरी लाड़ो को बहुत पसंद है ना? अरे, उनके ये कहते ही हम सबके चेहरे खिल गए। दीदी जल्दी बाहर आइए, चिंकी पिंकी तुम दोनों भी बाहर आओ। भैया ने दीदी को आवाज दी। दीदी भागती हुई बाहर आई। उन्हें देखते ही रुंधे गले से ताऊ जी बोले, लाडो बेटा, बहुत देर कर दी आने में। कुछ देर दीदी उन्हें अपलक निहारती रही। शायद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर जब ताऊ जी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वे बोली, बाबूजी, आपने ही बुलाने में देर कर दी। मैं तो हर दिन हर क्षण आपके बुलावे के इंतजार में रहती थी। लाडो, अपने बाबूजी की बात को भी कोई इस तरह दिल में बांध लेता है क्या? तेरा अपना घर था। मैं भी तो तेरे जाने के बाद से हर पल तेरी याद में घुलता रहा हूं, पर मेरा अहम मेरे आड़े आ जाता था। मैं चाह कर भी तुझे बुला नहीं पाया और दिल से कभी भुला नहीं पाया। बाबूजी इतने दिनों से भरे अपने शब्दों को दीदी के ऊपर लाड़ में बहाते जा रहे थे। सुन लो सब लोग, अब हमारी शादी की 50वीं सालगिरह खूब धूमधाम से मनाई जाएगी और सारा कार्यक्रम लाड़ों की पसंद के मुताबिक होगा। ये सुनते ही दीदी सुबकते हुए ताऊ जी के गले लग गईं। क्या ताऊ जी, अब दीदी आ गई तो आप हम दोनों को तो भूल ही गए। चलो भैया, हम लोग वापस चले। मैंने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए जब कहा तो ताऊ जी और ताई जी हंसने लगे। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों की वजह से ही तो आज फिर इस घर में खुशियों ने दोबारा दस्तक दी है। दोनों लोग मेरे पास आओ और मेरे गले लग जाओ। ताऊ जी के इतना कहते ही मैं और भैया दोनों ताऊ जी के गले लग गए। वो ऐसा अनोखा पल था कि सभी एक साथ रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे, और इतने बरसों का रुका हुआ सब्र और दुख आंखों के रास्ते बह रहा था। मैं सोच रही थी कि समय कैसे जादू की छड़ी घुमाकर एक पल में सब ठीक कर देता है। उधर ताऊ जी का चेहरा खिले फूल सा चमक रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।